नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भूगोल को एससीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल, और यह एससीईआरटी बिहार क्लास 6 यूनिट 4 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं पहाड़, पठार, मैदान और स्थल रूप को। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एससीईआरटी का है। और इस चैप्टर में हम सिर्फ उसी पॉइंट को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जलमंडल और दूसरा है स्थल मंडल। आप चित्र 4.1 में देख सकते हैं पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा पर पहाड़, और उसके नीचे पठार, और सबसे नीचे है मैदान, और उससे भी सबसे नीचे सागर। आप चित्र 4.2 में भी देख सकते हैं मैदानी भाग में स्थित धान का खेत। तो इस चित्र से भी क्वेश्चन बन सकता है कि धान के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं, और इसमें धान की फसल खूब होती है। तो इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धान के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी को ही केवाल मिट्टी भी कहते हैं, और जिसमें धान की फसल खूब होती है। और दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं, तो इसे याद रखिएगा। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल होती है और चिकनी मिट्टी में धान की फसल खूब होती है। अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है प्रायः नीची और समतल भूमि को प्रदेश मैदान कहलाता है। तो याद रखिएगा, निचली और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। और मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से नीचे नहीं हो सकते हैं। तो इसकी विशेषता यही है। और यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। तो एक बार मैदान के बारे में फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि मध्य समुद्री तल से मैदान 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहा जाता है। और मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, मैदान 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपर्दन मूलक मैदान, और इसे अपर्दनात्मक भी कहा जाता है। तो ये ऐसे मैदान होते हैं जिसकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, और अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। जैसे कि फिनलैंड का मैदान, और उत्तरी यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान, और कनाडा का मैदान और कश्मीर घाटी का मैदान भी अपर्दनात्मक मैदान है। तो इसे याद रखिएगा, अपर्दन मूलक और अपर्दनात्मक दोनों एक ही होते हैं। तो इसमें कौन कौन से मैदान आते हैं, जैसे कि फिनलैंड का मैदान हो गया, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान, और इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, कश्मीर घाटी का मैदान भी अपर्दनात्मक मैदान है। अगला है निक्षेपण मूलक मैदान। तो इसे निक्षेपात्मक मैदान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, निक्षेपण मूलक या फिर निक्षेपात्मक मैदान कहलाता है, दोनों एक ही हैं। और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उसे निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे कि केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान आदि। तो याद रखिएगा, निक्षेपण मूलक मैदान को निक्षेपात्मक मैदान भी कहते हैं। और इसमें कौन कौन से मैदान आते हैं, केरल के तट के मैदान और हंगरी का मैदान। और ये भी याद रखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान निक्षेपात्मक मैदान है।
तीसरा हमारा पॉइंट है रचनात्मक मैदान। तो इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान किस प्रकार के मैदान में आता है, तो इसका हो जाएगा रचनात्मक मैदान। और इसमें से भी ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि केरल के तट के मैदान और हंगरी का मैदान किस मैदान के प्रकार के रूप में आते हैं, तो ये हो जाएगा निक्षेपण मूलक मैदान या निक्षेपात्मक मैदान के रूप में आते हैं। और अगला पॉइंट हो जाएगा, निकल जाएगा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान या फिर उत्तरी यूरोप का मैदान, ये किस प्रकार के मैदान में आते हैं, तो ये हो जाएगा अपर्दन मूलक मैदान के रूप में आते हैं। तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी रूप में बन सकता है, किसी भी तरह का बन सकता है, तो हमें सभी तरह से इसको पढ़ना ही पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कोरोमंडल तटीय मैदान ये किस मैदान के प्रकार में आते हैं, तो इसका भी हो जाएगा रचनात्मक मैदान के रूप में। तो इसे याद रखिएगा। अलग से भी कुछ कुछ पॉइंट बताया गया है, आप इसे लिख सकते हैं अपने कॉपी में। अब चलते हैं आगे। और बिहार का अधिकतम भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं और मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं। इस कारण ये कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। अगला पॉइंट है पठार। तो थोड़ा पठार के बारे में समझ लेते हैं। पठार धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप है जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है। इसका शीर्ष भाग चौड़ा तथा सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट तक होती है। कुछ पठारों की ऊंचाई हजारों मीटर तक हो सकती है, जैसे कि तिब्बत का पठार जिसकी ऊंचाई है 1600 फीट। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा इसके ऊपर का भाग सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। और हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। और तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है और पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहे हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा और लिख लिख कर याद कीजिएगा, ऐसे याद हो जाएगा। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है और पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि संसार की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। आप चित्र 4.3 में आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र। और पठारों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अंतर पर्वतीय पठार, पर्वत पदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार, पिडमांट पठार आदि होते हैं। तो इसके कई प्रकार होते हैं पठार के। अगला है पर्वत। जैसे कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है जो समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो सकता है। और पर्वत का आधार चौड़ा तथा शिखर सामान्यतः नुकीली होती है और पर्वत की ढाल सामान्यतः तीव्र होती है। पर्वत पूरे स्थलीय क्षेत्रफल का 1/4 है। और ये भी जानिए कि पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की उस श्रृंखला को कहते हैं जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा रहता है। और इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, वह मार्ग जिससे किसी पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सकता है दर्रा कहलाता है। जैसे कि नाथुला, सिपली हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे हैं और विश्व के प्रमुख पर्वत हिमालय, इंडीज, आल्प्स, रॉकी इत्यादि हैं। और इन पर्वतों के भागों सबसे ऊंची वाले भागों में हमेशा बर्फ जमी रहती है जिसे हिमनदी कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया है कि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते और वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं और ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनसे कई नदियाँ निकलती है। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती हैं। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती हैं। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अरावली पर्वत पर बर्फ नहीं जमता है और वहाँ से कई नदियाँ भी निकलती है। आप चित्र 4.4 में देख सकते हैं हिमालय पर्वत स्थित एवरेस्ट चोटी।
अगला पॉइंट है, हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण इसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती है। और खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। आप चित्र 4.5 में देख सकते हैं सीढ़ीदार खेत, और चित्र 4.6 में आप देख सकते हैं बर्फ पर स्कीइंग करता व्यक्ति। अब जानते हैं पर्वत के प्रकार। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा संभ्रोथ पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट को उतना मान्यता नहीं दिया जाता, लेकिन पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ भी बताया गया है। पहला है वलित पर्वत। तो पृथ्वी की सतह पर आंतरिक बलों के कारण जो मोड़ पड़ जाते हैं तथा वह हिस्सा ऊपर उठ जाता है, इस प्रकार के पर्वत को वलित पर्वत निर्माण कहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इसकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत तथा दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। तो सिर्फ इसमें यही याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह पर आंतरिक बलों के कारण मोड़ पड़ जाते हैं तथा वह हिस्सा ऊपर उठ जाता है, इस प्रकार वलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में रॉक, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। और हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा नवीन मोड़दार पर्वत है। अगला है संभ्रोथ पर्वत। तो इसमें सिर्फ यही याद रखिएगा कि जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाता है, तो उसे संभ्रोथ पर्वत का निर्माण होता है। तो इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इस ऊंचे उठे भाग को संभ्रोथ पर्वत कहला जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सतपुड़ा पर्वत किस पर्वत का प्रकार में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संभ्रोथ पर्वत के प्रकार में आता है, भ्रमशोथ पर्वत। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत ये किस पर्वत की श्रृंखला में आते हैं? तो ये आते हैं वलित पर्वत की श्रृंखला में। और फिर पूछा जा सकता है सतपुड़ा पर्वत ये किस पर्वत की श्रृंखला में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रमशोथ पर्वत। अगला है तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका ऐसे ही पता चल रहा है कि ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं का परिणाम है, जैसे कि अमेरिका का किलिमंजारो पर्वत, जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस आदि। तो यहाँ पर यही बताया गया है इटली का विसुवियत पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडे होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो आसान भाषा में यहाँ बताया गया है। और इटली का विसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है। और भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट बताया गया है, वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसे स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे कि अरावली पर्वत। तो मैंने आपको 4 प्रकार के बताया था, तो चौथा यही है अवशिष्ट पर्वत। तो मान्यता थे सिर्फ 3 ही को दिया गया है ज़्यादातर। और अरावली पर्वत जो है वह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जो वर्तमान में वशिष्ठ पर्वत का रूप ग्रहण कर चुका है, अवशिष्ट पर्वत का। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपका ज़्यादा समय ना लगा हो और कम समय में हम लोग ज़्यादा बातें कर लिए हों। अब चलते हैं अभ्यास की ओर। तो बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र, और इसे वीवीआई के तौर पर भी इसे मार्क कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, पठार के ऊपर की सतह होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सपाट। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो इस किताब में बताया गया है 3। वैसे 4 होते हैं, लेकिन पर्वतों इस किताब के अनुसार 3 होते हैं। तो आप क्वेश्चन में आएगा तो 3 ही लिखिएगा। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है, अध्याय 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और इससे पहले अध्याय 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। आप इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं।
और इसका PDF टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। थोड़ा इस चैप्टर से एक्स्ट्रा जानकारी भी देख लेते हैं। तो सियाचिन हिम नदी भारत की सबसे लंबी हिम नदी है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, भारत की सबसे लंबी हिम नदी कौन सी है? तो सियाचिन हिम नदी, और यह हिमालय पर्वत में लद्दाख में स्थित है और इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे VVI के तौर पर इसे मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। तो ये भी याद रखिएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्ते।